सीरीज 7 का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसमें दो तरह का कॉलम दिया गया, एक है पतन यानी कि पोर्ट और दूसरी तरफ देश। तो पहला विकल्प दिया गया हम्बनटोटा और देश में है श्रीलंका, दूसरा है चाबहार और देश में पाकिस्तान और तीसरा है ग्वादर, इसमें विकल्प में दिया गया ईरान। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित युग में से कितने सही है। तो पहला विकल्प तो सही है, हम्बनटोटा श्रीलंका का है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा विकल्प है वो गलत है। चाबहार जो होगा वो ईरान का होगा और ग्वादर जो होगा वो पाकिस्तान का होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित युग में से कितने सही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिक्स सेटलमेंट के संदर्भ में सत्य कथन है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन विकल्प दिया गया। इसे महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1907 में स्थापित किया गया था। यह कथन गलत है क्योंकि 1904 में इसको स्थापित किया गया था। दूसरा, यह सामुदायिक निवास प्रयोग के तौर पे था, यह सही है। और तीसरा, इसके द्वारा निवासियों में आत्मनिर्भरता, समानता और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और विकल्प दिया गया है केवल एक, केवल दो, दो और तीन और केवल तीन। तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी कि सी आंसर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित शहरों पर विचार करें और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। सबसे पहले चेन्नई है, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा जयपुर और चौथा वाराणसी। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कितने शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहर तंत्र में शामिल हैं, यानी कि क्रिएटिव नेटवर्क सिटी में कौन कौन से शामिल है। तो यहाँ पे जो अगर हम चेन्नई को देखें तो ये शामिल है, जयपुर भी शामिल है, वाराणसी भी शामिल है, परंतु यहाँ पे नई दिल्ली शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें और यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए। साख विकास को बढ़ाना, दूसरा छोटे खुदरा ऋणों का विधिकरण और तीसरा है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिभूतिकरण यानी कि सिक्योरिटाइजेशन बैंकों को उपयुक्त वर्णित गतिविधियों में से किसके संचालन का अवसर देता है। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देखें तो पहला और दूसरा विकल्प सही है, परंतु तीसरा विकल्प ये सही नहीं है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित रोगों पर विचार करें, बर्ड फ्लू, डेंगू, रेबीज और लेप्टोस्पिरोसिस। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में से कितने जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग करने का मतलब होता है कि जो पशुओं से मानव में फैलता है या मानव के संक्रमण के कारण पशुओं में होगा, तो ऐसे रोग को हम जूनोटिक रोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि डी आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा भारत में पहली बार आयोजित हुई। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा कि जब हम भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पहले यह सिर्फ लंदन में आयोजित होती थी, लेकिन जैसे ही भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ था तो इसके बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में भी किया जाने लगा और पहली बार 1922 में इलाहाबाद में यह परीक्षा आयोजित हुई थी और बाद में नई दिल्ली में भी और अन्य शहरों में भी आयोजित होने लगी। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, भारत विश्व का पहला देश है जिसने T+1 निपटान चक्र शुरू किया, यह कथन गलत है। दूसरा, वर्तमान T+ निपटान चक्र के तहत अगर कोई निवेशक प्रतिभूतियां बेचता है तो पैसा अगले दिन उसके खाते में जमा हो जाएगा, यह कथन सही है। और तीसरा, T+0 निपटान चक्र के तहत अगर कोई निवेशक अंश बेचता है यानी कि शेयर बेचता है तो उसे उसी दिन पैसे मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है। तो 3 में से प्रथम कथन गलत है, 2 कथन सही है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 19 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह फसलों की विफलता की स्थिति में व्यापक बीमा सुरक्षा देती है, कथन सही है। दूसरा, ऋणी किसानों के लिए कृषि ऋण या केसीसी लेना अनिवार्य है, यह कथन भी सही है। और तीसरा, 2024 में बीमा फसल क्षेत्र बढ़ा है, जो नवीनतम आंकड़े अभी आए हैं
उसके हिसाब से ये क्षेत्र घटा है, इसलिए तीसरा जो विकल्प है वो सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 22, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक क्षेत्र है, कथन सही है। दूसरा, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रमुख वर्णक है, ये भी कथन सही है। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण पौधों के केवल हरे भाग में होता है, ये कथन भी सही है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, यानी कि 3 के तीनों सही, इसलिए आंसर हो जाएगा सी यानी कि सभी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, फ्लेवोनॉइड, लेग्यूमिन, सेकंड, तीसरा ल्यूटिन और चौथा टैनिन। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित में से कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देखें तो ये सभी विकल्प सही हैं, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहला है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सके, ये कथन सही है। दूसरा, सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यह कथन भी सही है, क्योंकि अगर हम इस संवैधानिक स्थिति पे देखें तो राज्यपाल का जो पद है वो भारत सरकार के अधीन पद नहीं आता, बल्कि एक संवैधानिक पद आता है। परंतु साथ साथ ये भी कहा गया था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होगा वो भारत सरकार के अधीन पद धारण नहीं करेगा। तो राज्यपाल का पद अपने आप में कोई एक पद नहीं है, बल्कि संवैधानिक स्थिति है। और इसका उदाहरण भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जब केरल के राज्यपाल के तौर पे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। और तीसरा है, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 156 में दी गई है। तो हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि बी। भारत सरकार द्वारा, क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा गारंटी रिडेम्पशन कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किसमें की गई है। और यहाँ पे दिया गया भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दूसरा, आरबीआई की आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड ऑफ आरबीआई। तीसरा, भारत का लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 31, गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा अनंत यानी कि इन्फिनिटी शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया था। यानी कि जो हम मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी शब्द अगर देखते हैं तो भास्कराचार्य द्वारा उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था। जो विकल्प दिया गया है, खर, मार्जक, परिमाण और चौथा दिव्य। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो खह। क्वेश्चन नंबर 37, संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 2015 में जारी किया गया था, यह कथन सही है। और इन्हें एक्सचेंज पर व्यापार किया जाता है, यह कथन भी सही है। अतः जो विकल्प हो जाएगा दोनों, यानी कि दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला विकल्प दिया गया है आइसलैंड, दूसरा लिechtenstein और तीसरा नॉर्वे और चौथा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कितने देश EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो यहाँ पे चारों देश जो है वो EFTA के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित स्थलों पर विचार करें। पहला विकल्प दिया गया विशाखापट्टनम, दूसरा मंगलौर और तीसरा विकल्प है पाडू। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कितने जगहों पर भारत का रणनीतिक तेल भंडार बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम विकल्प देखेंगे तो तीनों जगह पे भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया गया। आंसर जो हो जाएगा वो डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विकल्प है विधि के अंतर्गत लोकपाल का चयन एक समिति द्वारा होता है, यह विकल्प सही है। दूसरा, लोकपाल का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता होते हैं, यह कथन भी सही है। और तीसरा, विपक्ष की नेता की अनुपस्थिति में भी चयन हो सकता है। तो जो हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है उसके संदर्भ में यह कथन भी सही है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कथन में से कितने सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी तीन, यानी कि सी।